Hello to all my FMGs, and today I am finally Dr. Akshita Patil, and I am graduated from Kyrgyz State Medical Academy from Kyrgyzstan, and I have passed my FMG exam in January 2024 in my first attempt, and I have scored 171 marks. And today I'm going to tell you my strategy, what I have applied in all these 6 months after coming to India. Okay, so when we should start preparing for the FMG. Okay, तो फर्स्ट ये पॉइंट है, तो पहले चीज़ हम लोग ये है आप कभी भी कर सकते हो, जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे हो तभी भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ. ओके, जब भी वो लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं तभी स्टार्ट कर लेते हैं. तो फिर 6th ईयर में अगर आप स्टार्ट करें तो काफ़ी अच्छी बात होती है. ठीक है, एंड मतलब आप स्ट्रेस नहीं होगा आपको उस टाइम पे अगर आप शुरू कर रहे हो तो. बट अगर आप शुरू नहीं कर रहे हो उस टाइम पे तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम ऑल्सो. आई वुड से दैट बिकॉज आई वुड बी रियली ऑनेस्ट ऑन माई सेल्फ दैट कि मैंने जो प्रिपरेशन शुरू करी थी वो मैंने 5th-6th ईयर में करी भी होगी तो बहुत कम थी. ठीक है, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मैंने इतना प्रिपेयर किया भी नहीं था, और मुझे लगता है जब मैं वापस आई तो मुझे उतना याद भी नहीं था. ठीक है, तो मैंने जो भी प्रिपरेशन करी मैंने इंडिया आने के बाद करी है, एंड तब जो 6 मंथ्स हैं आप पूरे डेडिकेशन से करना पड़ता है. तो अगर आपने वहाँ नहीं किया है तो आपको 6 मंथ्स पूरे डालने ही चाहिए इंडिया आके, एंड वी कैन डू इट, एंड इट इज़ in 6 months and it's very easy to pass if we do it in the 6 months also. Okay, तो सबसे पहली चीज़, अगर मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने नहीं किया था जब मैं 5th ईयर में थी या 6th ईयर में थी, मतलब मेरा उतना इंटेंसिटी नहीं था पढ़ने का जितना होना चाहिए टू क्लियर द FMG एग्जाम. ठीक है, सो और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले से ही प्रेप लैटर मैंने ले रखी थी जब मैं 2020 में ले रखी थी, जब हम लोग इंडिया में थे, एंड जब ऑनलाइन चल रहा था सब कुछ तब मैंने लिया था. एंड तब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, ENT पढ़ा था, ऑप्था पढ़ा था, एंड थोड़ा ऑर्थोपेडिक्स पढ़ा था. ऐसे मैंने थोड़े वीडियोस देखे थे, एंड मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था उस टाइम पे, और मुझे याद नहीं आ रहा था. ठीक है, मैंने पढ़ा तब तो था, बट मुझे अभी फिर से जब मैं प्रिपरेशन अच्छे से करना शुरू करी तब मुझे उतना याद नहीं आ रहा था. प्रॉपरली जो स्टार्ट किया FMG के लिए अच्छे से पढ़ना तो मैंने 6 मंथ्स पहले ही एग्ज़ाम के शुरू किया था. ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि आप काफ़ी लेट हो, मतलब अगर आप इंडिया आके कर रहे हो तो पढ़ रहे हो तो आप लेट नहीं हो, आप अच्छे से कर सकते हो तब. ठीक है, तो ये था फर्स्ट चीज़ जो मैंने बोला. सेकेंड चीज़ मैंने ये करी है कि ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म लेना है. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं. तो कि मैंने ऑनलाइन ले रखा था, बट फिर भी मुझे पता था कि मैं ज़्यादा आवर्स तक नहीं बैठ पाऊँगी. ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन लूँगी मतलब घर के कंफर्ट जोन में मैं नहीं बैठ पाऊँगी, एंड कंफर्ट जोन में मेरा पॉसिबल नहीं होगा. तो इसलिए ठीक है, मेरे लिए मैंने खुद का देख के मैं कैसे पढ़ पाऊँगी तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन लूँगी. ठीक है, तो मैंने ऑफलाइन लिया था, मैंने अराइज दिल्ली में लिया था, ऑफलाइन कोचिंग ली थी. ठीक है, क्योंकि एंड अगर आप ऑनलाइन लेते भी है तो इट इज़ वेरी गुड. ओके, तो अगर आप लोग अपने आप पे आपको बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल है, आपको पता है कि आप 4 आवर्स स्ट्रेट बैठ सकते हैं, एंड पोर्शन आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी अच्छी सी प्लानिंग है, आपको पता है, तो आप ऑनलाइन लो. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. ओके, तो आप अगर कंफर्ट जोन में करो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल्ली जाते हैं वहाँ पे भी ऑनलाइन करते हैं ताकि उन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए. अगर हम घर पे करते हैं तो कंफर्ट जोन एक होता है, तो उसकी वजह से नींद आती है घर पे, एंड ऑल दीज थिंग्स भी हो सकती है. तो इसलिए कोई लोग ये भी करते हैं कि ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, बट दिल्ली जाके वो लाइब्रेरी लगाते हैं एंड वैसे पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये एक चीज़ है अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं एंड कंफर्ट जोन में अगर आपको नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज़ है. सेकंड चीज़ जो मैंने बताई कि मैंने ऑफलाइन ही ऑप्ट किया. ठीक है, वो एनवायरनमेंट नहीं होता मेरे पास, तो ये एक एनवायरनमेंट फैक्टर को देख के भी मैंने ये सोचा कि चलो मैं ऑफलाइन लूँगी. ठीक है, दोनों भी है तो दोनों को भी आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा एट एंड ऑफ द डे. अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आप वीडियो देखो, एंड वीडियो देखने के बाद जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसको ये करो. फिर से वीडियो के बाद भी आपको वो नोट्स को पढ़ना होता ही है, एंड दैट इज़ अ सेल्फ स्टडी. एंड आफ्टर द नोट्स वी हैव टू सी द MCQs कि आप वो नोट्स को किस तरीके से ग्रास्प कर रहे हैं, एंड देन MCQ सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो ये है एक मेथड जो आप ऑनलाइन में कर सकते हैं. ठीक है, और मैं गई ऑफलाइन, एंड वहाँ पे एक टाइम टेबल होता है मतलब टीचर्स का, एंड वो लोग पहले ही टाइम टेबल देते हैं कि ये मंथ में कौन सी क्लासेस होंगी, तो उस हिसाब से सारा टाइम टेबल होता है. तो वो अगर आप करेंगे तो, और उसके बाद डेफिनेटली जैसे हम लोग ने ऑनलाइन में किया, आके हमको नोट्स देखने हैं एंड नोट्स पढ़ने हैं, एंड फिर हमको MCQs लगाने हैं. ठीक है, तो ये दोनों मैंने चीज़ें बता दी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ चीज़ें जो होती है वो एट द एंड ऑफ द डे हमको सेल्फ स्टडी करनी ही होती है. ठीक है, ओके. नाउ थर्ड पॉइंट. ओके, तो अगर मैंने आपको बोला अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, कैसे टाइम टेबल सेट करेंगे. तो जैसे कि मेरे जो क्लासेस होते थे मोस्टली 9 AM to 6 PM या 7 PM ऐसे अकॉर्डिंगली जाते थे, जैसे भी टीचर्स रखते थे उस हिसाब से 6 PM to 7 PM ऐसे तक जाते थे. ठीक है,
तो मतलब ये पक्का है कि अब ऑफलाइन ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक थकान होगी, क्योंकि आप बाहर से मतलब क्लासेस से फिर घर आते हो, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसी दिन जो कुछ भी पढ़ाया है उसी दिन आप नोट्स पढ़ ले, ओके। एंड मेरा हमेशा ये एक टारगेट रहता था कि उसी दिन मैं कंप्लीट कर पाऊँ, ओके। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा हो जाता था कंप्लीट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी होता था, ठीक है। मैं काफ़ी ऑनेस्ट रहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हर बार ही मेरा कंप्लीट होता था, बट मैं पूरा ट्राई करती थी कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ, एटलीस्ट एक रीडिंग कर पाऊँ, ठीक है। अगर किसी टाइम ऐसा होता था कि अगर हम नहीं कर पाते कंप्लीट, ओके, तो एटलीस्ट आप वो जो भी क्लास में पढ़ाते हैं, एक तो तो अगर आपने 100% कंसंट्रेशन रखा है क्लास में तो उससे रिवाइज करना काफ़ी इजी हो जाता है, और 2 आवर्स मोस्ट प्रोबेबली आपको लेना है कवर करने के लिए जो उसी दिन का टॉपिक है। सिर्फ एटलीस्ट आप एक बार भी रीड कर लो तो वो एक बार माइंड में चला जाता है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। और अगर आप तब वो भी नहीं कर पा रहे हो, आपने 100% कॉन्सेंट्रेशन रखा है, तो आप आके MCQ सॉल्व करिए। अगर आप रीड नहीं कर पाए, अगर टाइम नहीं मिला, आप थक गए होंगे, तो एटलीस्ट आप MCQ सॉल्व करिए। दिस द मतलब जो भी उस दिन में सिखाया गया है, वो जो टॉपिक सिखाया गया उसको आप सॉल्व कर सकते हैं MCQs आने के बाद। उससे भी आपको पता चलेगा कि आपकी रिटेंशन पावर कितनी है और आपका कभी भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया कि आप आने के बाद कैसे टाइम टेबल लेके रहेंगे, ठीक है। तो और स्टार्टिंग का अगर पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी, तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट है जब आपके कोचिंग चल रहे हैं, ओके। ये ऑफलाइन कोर्स के कोचिंग चल रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका पहले ही कोई सब्जेक्ट हो गया है तो आप ऑनलाइन वो सब्जेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, एंड बाकी सारे जो आपके नहीं हुए हैं उन सब के लिए आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट उन्होंने पहले कोई और टीचर से किया है, उनके साथ वो कंफर्टेबल है, तो वो चीज़ वो वहाँ से कर सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो कि वो चीज़ आप उनसे कर लीजिए जिनसे आप कंफर्टेबल हो, आपने कंप्लीट कर लिया है, और जिनको आपका नहीं हुआ है तो उस चीज़ को आप कोचिंग के हिसाब से कर सकते हैं। तो क्योंकि आपका टाइम मैनेज होते रहे, मतलब टाइम सेव होते रहेगा, तो वो आप वैसे कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप पोर्शन जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, ठीक है। आप किसी भी टीचर से कर रहे हो, ठीक है। दैट्स ऑल द थिंग्स, ओके। 6th पॉइंट, ठीक है। 6th पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने आपको ये सब जो बताया है अभी तक, वो मैंने तब बताया है जब आप कोचिंग चल रही हो या आप अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हो, तब तक का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोचिंग में भी जब तक कोचिंग चलती रहती है तो उनका सिलेबस खत्म होने तक कोचिंग चलती रहती है, ठीक है। सारे 19 सब्जेक्ट वो खत्म करते हैं। आफ्टर दैट कोचिंग मतलब कोचिंग की क्लासेस तब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो GTs एंड ऑल ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो ये चीज़ होती है कि वो लोग मतलब हमारा जो हुआ था नवंबर तक सिलेबस खत्म हो गया था राइस में, ठीक है। तो अभी हमारा नवंबर था तो दिसंबर को एग्ज़ाम हुई थी, बट वो नहीं हुई, जनवरी को हुई थी, राइट। तो अब हम लोग को मिले थे 2 महीने बीच में, ठीक है। तो ये मैं आपको ये 6 पॉइंट में आपको ये बता रही हूँ कि जब आप उनका कोचिंग या सिलेबस खत्म होता है उसके बाद मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, ठीक है। तो ये था कि पहले हम लोग जब क्लासेस से आते हैं तब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, 2-2 घंटे, तो वो थोड़ा सा अपना रिटेन हो गया होगा माइंड में, राइट। थोड़ा बहुत मुझे पता है कि इस टाइम मतलब पूरा पोर्शन खत्म तो हमको पहले का याद तो नहीं रहा होगा। ये पार्ट एकदम 100% होती है कि कुछ तो हम भूलते ही है, 100% सब तो याद होगा नहीं, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग पोर्शन खत्म होने के बाद अगर ऑफलाइन के बाद अगर 2 महीने रहते हैं तो पहले चीज़ मैंने क्या शुरू करी, ठीक है। तो पहले चीज़ मैंने कौन से सब्जेक्ट पहले करे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट करना शुरू किया, ठीक है। कंप्लीट तो किया था, रिवाइज करना पहले कौन से सब्जेक्ट करना है आप अच्छे से करेंगे। अगर अपने पास ज़्यादा टाइम हुआ क्योंकि अपने ऑफलाइन क्लासेस अभी खत्म हो गए हैं तो अभी अपने पास टाइम है पढ़ने के लिए अच्छे से, ठीक है। सो अभी मैंने मेन सब्जेक्ट से शुरू किया। व्हाट आर द मेन सब्जेक्ट्स जो मैंने शुरू किए थे? पहले मैंने सर्जरी किया था शुरू, ऑब्स गायनी, मेडिसिन, पीडिया, PSM। ये जो 5 सब्जेक्ट्स थे जो मेरे क्लासेस जब खत्म हुए उसके बाद मैंने ये 5 सब्जेक्ट्स शुरू किए, ठीक है। तो ये शुरू करने हैं और आपको इसको ख़त्म करने हैं जल्द से जल्द। एटलीस्ट एक टाइम आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये आपने किया, ओके। ये 5 सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट जो आई हैव सेड इट, ओके। सो ये आपको पहले खत्म करनी, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैंने पहले ये वाले सब्जेक्ट्स खत्म करे, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने साइकोलॉजी लगाई थी कि अगर आप कि पेपर 1 में, वैसे तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिक्स ही होता है, ऐसे एकदम प्रॉपर डिस्टिंग्विशिंग नहीं होता कि इसमें यही सब्जेक्ट आएंगे इसमें यही सब्जेक्ट आएंगे, ऐसे नहीं होता है मतलब। बट मोस्ट प्रोबेबली जो एनाटमी एंड बायोकेम, फिजियो और पैथो, माइक्रो, फार्मा एंड फॉरेंसिक, ये सारे जो है पेपर नंबर 1 में आते हैं, तो है ये पेपर 1 में आते हैं, राइट। तो ये जो थे इसके बाद मैंने ये ख़त्म करना शुरू किया, ठीक है। ये टॉपिक्स क्यों, ये मैंने एक अपना मेंटल एक
स्ट्रैटेजी लगाई थी इसमें। क्यों? क्योंकि देखो अगर पेपर 1 अपना अच्छा जाएगा तो अब उन पेपर 2 में ना आप उनको और एक हिम्मत आ जाती है पेपर 2 करने में कि हाँ पेपर 1 मेरा अच्छा गया, पेपर 1 मैंने अच्छे से किया है, तो पेपर 2 में अब उनको और प्रोत्साहन मिलता है और मतलब अब उनको एक कॉन्फिडेंस होता है, राइट। तो इसलिए मैंने फिर उसके बाद में ये सारे सब्जेक्ट्स करना शुरू किया, ठीक है। फिर जब मेरे ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने एक बार अच्छे से रीडिंग कर ली तो या ये इंपॉर्टेंट है कि आप रीडिंग कर रहे हो उसके साथ MCQs लगाते जाओ, ओके। तो एटलीस्ट दिन में उस टाइम पे 100 MCQs तो लगाओ ही एक दिन में, ठीक है। मैं 100 इतना पूरा नहीं लगा पाती थी, मैं मतलब लगाती थी बट मोस्टली 50 या 60 ऐसे स्टार्टिंग के पॉइंट में होते थे जब मैं नवंबर का टाइमलाइन बता रही थी, ठीक है। तो वो नवंबर का टाइमलाइन में मैं 50-60 ऐसे लगा लेती थी और इन सबको कंप्लीट करते गई मैं, ओके। तो अभी पकड़ लो मैं नवंबर दिसंबर ये सारे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट करूँ, ठीक है। फिर या ये होने के बाद मैंने जो मैंने जो सब्जेक्ट्स बताया उसके बाद ENT ऑप्था वो लो आप वो खत्म करो। ENT ऑप्था आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्था के क्वेश्चन आए थे इस बार FMG 2024 में, ठीक है। सो ऑप्था लो, ऑप्था करो और ENT करो। उसके बाद आप 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे लास्ट में करो, ओके। एंड दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर किसी के 1-2 मार्क्स हो जाते हैं तो जो 5 मार्क्स के होते हैं वो काफ़ी 1-2 मार्क्स के लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो बट मैंने मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने जो 5 मार्क्स थे लास्ट में करे, जो ऑर्थो, डर्मा, रेडियो एंड रेडियो और एनेस्थीसिया एंड ये सारे जो थे वो मैंने लास्ट में करे थे, राइट। तो ऐसे ऐसे मैंने सारे अपने 19 सब्जेक्ट्स इससे मैंने लास्ट में कैसे ख़त्म किए वो भी मैंने बताई हूँ, ठीक है। तो ये हुआ अपना। अब मेरा क्या टाइम टेबल था उस टाइम पे मैं वो भी आपको बताना चाहती हूँ। तो पहली चीज़ मैं क्या करती थी, ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं था मेरा कि मैं सुबह जल्दी ही उठूँगी, मैं ऐसा नहीं करती थी। मतलब कभी कभार करती थी बट कभी मतलब मेरा एंड टाइम ऐसा होता कि मतलब अगर मैं लेट भी सोऊँ तो मैं 9 बजे तक उठना ही उठना है, ठीक है। तो 9 बजे कोई बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं होती है, तो इससे मैं ये कह रही हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग का मेरा कोई टाइम टेबल था नहीं। तो मेरा यही था कि मैं 9 बजे उठती थी और मैंने टिफ़िन सर्विस भी लगाई थी ताकि मुझे खाने में भी कोई ज़्यादा इशू ना हो, ठीक है। एंड तो मैंने 9 बजे शुरू कर दी थी। 9 से 10 जो भी अपना फ्रेश होना है एंड जो भी चीज़ें हैं नाश्ता करना है वो 9 से 10 में कंप्लीट करती थी, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10:30 तक मेरा ये सारा काम हो जाता था। एंड उसके बाद में 10:30 से मैं नीचे जाती थी लाइब्रेरी में, एज आई सेड लाइब्रेरी में लगाई थी। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी 10:30 टू जब तक मेरा खाना टिफ़िन ना आ जाए लंच के लिए, ठीक है। मेरा लंच आता था 2 बजे तक, तो मैं 9:30 टू 2 o'clock मतलब मैं प्रोबेबली उतना टाइम पढ़ती थी। फिर 2 o'clock टू 3 o'clock ऐसा टाइम होता था। तो कभी कभार मैं लेट भी हो जाती थी बट मैं 1 घंटा लेती थी, ओके, ब्रेक, अच्छा खासा ब्रेक 1 घंटे का। मतलब उसमें मेरा खाना भी हो जाता था और थोड़ा बहुत मैं मतलब खाना हो जाता और रिलैक्सेशन भी हो जाता था, ठीक है, ठीक है। तो वो 1 घंटे का मेरा हो गया। फिर समझो मैंने 3 o'clock को मैं फिर से नीचे जाती थी लाइब्रेरी में। मैं बहुत ही कम रूम में पढ़ी हूँ, मैं बहुत ही कम पढ़ी हूँ। लाइब्रेरी इज़ अ वेरी गुड थिंग टू बी देयर टू स्टडी। तो इट इज़ प्लीज़ मेरा ये ओपिनियन है कि आप लाइब्रेरी लो ही लो और लाइब्रेरी ज्वाइन करो ही करो, ओके। सो उसके बाद अगर आप मैं 3 o'clock को फिर लाइब्रेरी जा रही थी तो 3 to 7 आप पकड़ लो कि मैं पढ़ लूँ, ओके। 3 to 7 पढ़ती थी। फिर तब थोड़ा भूख लगता था तो थोड़ा मैं खा लेती थी बिस्किट एंड ऑल चाय वाय पी लेती थी, राइट। तो 7 to 8 आप पकड़ लो। फिर 8 to 10 में पढ़ती थी, ठीक है। मेरा 9 o'clock को ही टिफ़िन या 9 के पहले टिफ़िन आ जाता था बट मैं 10-11 तक पढ़ती थी, ठीक है। 7 to 11 या 7 to 10 ऐसा पढ़ती थी। तो जब भूख लगे फिर ऊपर जाती थी अपने रूम में एंड देन खाना खा के अगेन 1 hour का मेरा रहता ही था। एंड टाइम के हिसाब से अगर मेरा अच्छे से ये चल रहा है तो मैं कभी कभी 1 o'clock तक पढ़ती थी। लाइक अगर आप पकड़ लो 11 बजे से 1 बजे तक, या फिर अगर मैं अच्छे से और पढ़ पाती हूँ तो फिर पढ़ सकती हूँ, और अगर मुझे लगता है तो मैं 11 to 3 पढ़ती हूँ। तो ये सब मेरा टाइम टेबल था कि मैं सुबह समझो 10:30 को निकली तो 10:30 to 2 एक स्लॉट हो गया। फिर उसके बाद में मैं ब्रेक लेती थी, खाना वाना खाती थी। 3 to 7 ये अलग दूसरा स्लॉट हो गया। फिर 7 to 8 में अपना टाइम पास करती थी, ठीक है, जो भी अब नाश्ता वाश्ता करना हो। तो 8 to 10 या फिर 8 to 11 तक आपकी जितनी कैपेसिटी आप कर सकते हो। तो मैं मोस्टली 10 तक तो ये करी, तो 10 to 11 में खाना करी थी। फिर 11 to 1 आप एक स्लॉट रख सकते हो, और अगर आपको इतनी नींद नहीं आ रही हो या और आपको कोई टॉपिक खत्म नहीं हुआ और आपको करना ही हो वो खत्म कैसे भी करके, तो आप उसको कर सकते हो 11 to 3। तो मैंने ऐसे मेरा टाइम टेबल रखा था और फिर मैं अगले दिन वापस 9 o'clock तक उठ जाती। तो ये तो मेरा टाइम टेबल था जो मैंने आपको सब चीज़ें आपको अच्छे से बता दी हूँ। उसके बाद थर्ड चीज़ ये है कि MCQs को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले ही आपको एक चीज़ बताई थी कि पहले आप वीडियो देखो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो, ठीक है। और अगर मैं भी ऑनलाइन करी तो पहले यही करना होता है, मतलब मैं अगर ऑनलाइन करी तो यही करती, पहले वीडियो देखो और उसके बाद में नोट्स पढ़ो एंड देन वी हैव टू डू MCQs, ओके।
फिर आपको पता चलेगा, एंड MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर आपको पता चलेगा कि वो जो आपने वीडियो देखा पढ़ा उसमें आपने कितने चीज़ें ग्रास्प करी है और कितना आप लगा पा रहे हो अपने MCQs में, ठीक है। तो अगर आप MCQs करते हैं एंड कोई भी चीज़ रॉन्ग भी होती है तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो, एंड जो पढ़ाया है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप डाल सकते हो एक्सप्लेनेशन दे, ठीक है। सो ये है मैंने बताया था, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हो तो आप वो क्लासेस से आ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो या फिर MCQs लगा रहे हो, ठीक है, तभी भी आपको ये पता चलेगा कि आप कितना रिटेन करे हो, नोट से पढ़े हो, कितने कैसे लग रहे हैं MCQs। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं उस टाइम पे भी, ठीक है। मतलब आपको ये कोरिलेट करना है कि आप कैसे नोट्स को रिकॉल करके आप MCQs सॉल्व कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे तो एक और चीज़ मैं आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू में बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो नोट्स में हर एक कोई भी डिसीज़ होती है, उनके की पॉइंट्स होते हैं, ओके। वो की पॉइंट्स अपन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप की पॉइंट्स याद रख रहे हो और वही की पॉइंट्स हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम MCQs में मिलते हैं, तो वैसे वैसे आप ये अप्रोच करके आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं MCQs। मतलब अगर आप पढ़ लिए हो, आप पढ़ोगे तो आपको एक रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया, बट अगर आप पढ़ने के बाद MCQs लगा तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप पढ़ लिए, सब कुछ हुआ एंड MCQs लगाए और MCQs करेक्ट हो रहे हैं, मतलब आप सही जा रहे हैं, एंड यू विल गेट वन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। तो ये मैंने अपने में ऑब्जर्व किया था कि जब मैंने ये सारी चीज़ें करी और मैं MCQs लगाती थी और कुछ रॉन्ग जाते थे तो मोरल डाउन होता ही है, नो डाउट, ओके। बट अगर वो राइट होते हैं तो उससे कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है। सो पढ़ने से ज़्यादा आप MCQ लगाइए और आपका MCQ राइट होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आपको नॉलेज भी गेन होते रहेगा और पता चलेगा कि कैसे कैसे MCQs ये करते हैं। तो ये मैंने बताया कि MCQs को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका रॉन्ग होता है तो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया करो, मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ लेती हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता, अगर समझो कि आप PYQs ज़्यादा सॉल्व कर लो MCQs के, मतलब अगर आपने प्रेप कर लिया है, आपने प्रेप ले लिया है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो मतलब PYQs सॉल्व कर सकते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के, तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, ठीक है। क्योंकि PYQs आते हैं एग्जाम में, क्योंकि अभी जो जनवरी 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, जो अभी हुआ था तो उसमें भी ना फर्स्ट पार्ट में मोस्टली PYQs थे, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द PYQs ही थे, तो PYQs आर इम्पॉर्टेंट इन फर्स्ट पार्ट। एग्जाम का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें PYQs थे, तो वो आपको सॉल्व करना। अगर आप क्यू बैंक से सारे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो तो PYQs से वो टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट ये है कि GTs ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। तो या ग्रैंड टेस्ट एटलीस्ट हमको 4 to 5 कर लेने चाहिए, बट नॉट एट द एंड टाइम जब होता है, जब एग्ज़ाम बहुत ही पास आ रही हो तो तब नहीं करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। बट बीच में जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि मेरा भी ऐसा होता था कि मैं सोचती थी कि चलो मैं कंप्लीट करूँ पोर्शन फिर GT दूंगी। हाँ ये भी सही है, आप कर सकते हो अगर आपका पोर्शन जल्दी खत्म हो गया हो तो, ठीक है। मतलब आप कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बट मेरा ऐसा था कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बीच में ही GT दे दी थी पोर्शन खत्म होने से पहले। तो नाउ GT मैंने दे दिया, ओके, फिर मैंने उसको फिर से रिव्यू करना होता है GT, ओके। ये इंपॉर्टेंट है रिव्यू करना, ठीक है। देखो कहाँ आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप रॉन्ग जो क्वेश्चन है उसका पहले रिव्यू करो और बाकी सारे जो गेस क्वेश्चन, उसके बाद जो गेस क्वेश्चन है वो रिव्यू करो, एंड आपको पता चलेगा कि कहाँ रॉन्ग हुआ था पहली चीज़, एंड सेकंड चीज़ की आंसर क्या था, एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। उस तरीके से भी आपके अंदर वो टॉपिक चला जाएगा, एंड GTs में मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ यही है कि टॉपिक्स वो देते हैं, ज़्यादा आने के चांसेस है, और जो PYQs है वो सारे GT में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप GT करते हैं ना, मेरा ऐसा होता था, मैंने जब दिया था GT तो मुझे ना कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे माइंड में रह जाते थे, एंड ये मेरा सच में हुआ है बहुत बार। MCQ सॉल्व करते टाइम भी एंड GTs देते टाइम भी क्वेश्चन होते थे वो माइंड में रहते थे, और जब मैं वो क्वेश्चन फिर से वो टॉपिक पढ़ती थी जो क्वेश्चन आया था, ओके, तो जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आया था अगर मैं वो वापस पढ़ती थी तो मुझे ना याद आता कि हाँ ये क्वेश्चन आया था और इसमें अभी आंसर ये होगा, क्योंकि अभी मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। तो दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो जो मैंने करी थी कि मतलब GT का क्वेश्चन आप याद रखो कि हाँ इस टॉपिक पे इन्होंने बोला है, इस टॉपिक में इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो वो आप जाओ और आप देखो, ठीक है, कहाँ पे था ये टॉपिक, या ये टॉपिक कहाँ पढ़ाया था सर ने, या कहाँ ऑनलाइन क्लास। तो आप वैसे करके वो टॉपिक पे पहले एम्फेसाइज करो जो GTs में पूछे गए हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में जो क्लासेस थे वो मैं राइज से करती थी, राइट। और जो MCQs है, अगर आप भी ऑफलाइन लेते हो, MCQs है मैं प्रेप लैडर से सॉल्व कर रही थी, ठीक है। सो आप बहुत सारे मतलब 2-3 प्लेटफॉर्म से MCQs सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ऐसे
जैसे हम अराइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, प्रेप लैडर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड जीटीज भी दे रहे हैं। जैसे मैंने अराइज की जीटीज भी दी थी और प्रेप की जीटीज भी दी थी। बट हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो जीटीज थी तो मैं पहले तो मेरे बहुत ही कम आते थे, ओके, एंड ग्रेजुअली भी मेरे कम ही आते थे, इतने ज़्यादा मेरे मार्क्स नहीं आते थे जीटी में, ओके। बट उस चीज़ से अपन को थोड़ा सा ये नहीं होना है, ठीक है, बुरा नहीं लगा के लेना है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जीटीज में थोड़ा कम मार्क्स आए तो हमको बुरा लगता ही है। बट या मैंने एंड में मैंने एक लास्ट मेरा जीटी दिया था, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो बट यही है कि आप जीटी को रिव्यू करो चाहे जैसे भी मार्क्स हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी आपका बहुत ही कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको टाइमलाइन के हिसाब से बताया है, ठीक है। तो अभी लास्ट कुछ टाइम बचा है जो मैंने किया था, अपने लास्ट मूवमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि अभी समझो मतलब मैं दिल्ली में कर रही थी, मेरी कोचिंग खत्म हो गई नवंबर में ही, ठीक है। बट मैं नवंबर दिसंबर भी दिल्ली में ही थी, दिल्ली में ही पढ़ी थी, ओके। बट जब जनवरी था, जनवरी में मैं वापस मुंबई आ गई थी, ठीक है, मेरे घर आ गई थी जनवरी में। 1 जनवरी को मैं अपने घर आ गई थी मुंबई को, ठीक है। तो जब आप अभी चलो 20 डेज बचे थे मेरे अभी, ठीक है, 20 डेज बचे थे, तो इस टाइम पे अब उनको क्या करना है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप MCQ सॉल्व करो, PYQ सॉल्व करो, ओके। तो ये आपका रिवीजन का टाइम ही चल रहा है। अभी जो 20 डेज बचे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिवीजन का टाइम चल रहा है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, इस टाइम पे भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे चीज़ें याद ही नहीं आ रही थी, ठीक है। तो दिस इज़ द वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको चीज़ें याद ही नहीं आएंगी, ठीक है। ये काफ़ी नेचुरल थिंग है, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो पढ़ लिया, मैंने करा मेहनत, बट मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ। तो इसलिए इस टाइम पे आपको PYQ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें याद आएंगी, हाँ इसमें ये था, ओके। एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप रिकॉल सेशंस देखो, ठीक है। रिकॉल सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सनली, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने प्रेप लैडर का जो उन्होंने डाला था LRR डाला था यूट्यूब पे, ठीक है, मैंने वो रिकॉल सेशंस करे ये 20 डेज में, या फिर आई कुड से 15 डेज मैंने वो चीज़ करी, ठीक है। वो जो रिकॉल सेशंस है आपको लास्ट टाइम पे वो पढ़ना ज़रूरी है, ओके। क्योंकि अभी मैं अपने माइंड बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं रिकॉल सेशन शुरू करी, LRR शुरू करी, ठीक है। तो मैंने सर्जरी पढ़ा था, ऑब्स गायना अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से हुआ था, बट मेरे को ये दिमाग में था कि पता नहीं मुझे याद आ रहा है या नहीं, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने LRR देखे सर्जरी के एंड ऑब्स गायना के, क्योंकि जो प्रितेश सिंह सर थे वो अराइज में भी थे, तो मैंने वही नोट्स सारे फॉलो करे थे, ठीक है। और मेरे पास प्रेप भी था, तो अगर मैं कभी मुझे नहीं होती थी कोई चीज़ें, कोई नोट्स में नहीं समझ आ रही थी, तो प्रेप से भी देख लेती थी, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था मेरे लिए। सिमिलरली ऑब्स गायना के लिए भी प्रसन्नवीर सर थे, तो वो सेम अराइज में भी थे और प्रेप में भी वही थे, तो मेरे लिए ईजी था वो दोनों चीज़ करना। तो सिमिलरली मैंने क्या किया कि जो YouTube के LRR सेशंस थे, लास्ट मोमेंट में मैंने वो ही रिकॉल देखे जो FMGE के लिए उन्होंने रखे थे LRR सेशंस, ठीक है। तो आप अभी भी जाके देख सकते हो LRR सेशंस जो YouTube पे अवेलेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा अभी, तो तब आप ये कर सकते हो, आपको काफ़ी चीज़ें आप उस पर कवर हो सकती है, ठीक है। तो ये तब करेंगे आप जब आपने पहले भी पढ़ा है, ओके। आपने पहले भी पढ़ा है तो आपको याद आएगा। ये मेरा हुआ था, मैंने फिर क्या किया, मैंने LRR देखा सर्जरी का, मुझे क्वेश्चन सर सॉल्व करे थे क्वेश्चन सर, मुझे याद आ रहा था, हाँ ये नोट्स में था, ये सर ने बताया था, ये सब चीज़ें, फिर ये क्वेश्चन था, ये सारे नोट्स भी मुझे याद आ रहे थे जब मैंने वो LRR किया। रिकॉल, कोई भी रिकॉल सेशन आप कर सकते हो, अगर आपने पहले पढ़ा है, आपको क्वेश्चन वो समझाएंगे। क्वेश्चन में जैसे सर लोग हैं, उसको हम टेस्ट एंड डिस्कशन भी बोलते हैं, तो अराइज वाले भी ये टेस्ट एंड डिस्कशन सेशंस रखते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं, फिर टीचर्स वो ये बताते हैं आपको, ठीक है, आंसर्स बताते हैं उसके क्या थे, तो आपको वैसे भी याद आएगा, आपको ये याद आएगा कि नोट्स में भी ये चीज़ थी और आपने वो किया था। ये सेम चीज़ मैंने करी थी लास्ट टाइम पे, तो मुझे चीज़ें याद आने लगी, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के LRR करे थे एंड के टाइम पे, एंड PYQ सॉल्व किए थे एंड के टाइम पे, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी ऑफ 15 डेज जो मैंने ये करे थे, राइट। अभी जब एक दिन बचा था, ये तो मैंने लास्ट तक मैंने करती गई, ठीक है, ओके। लास्ट जब 19 जैन के रात तक 10 बजे तक मैंने अच्छे से पढ़ा है, और ये मैं सच बोल रही हूँ कि जब सुबह अपन जा रहे होते हैं तब कुछ मत करिए, ठीक है। शांति से, मेरा मुंबई में ही सेंटर था, क्योंकि मैं मुंबई में ही हूँ, तो मेरे सेंटर भी मुंबई में रखा था, तो उस टाइम पे आप एकदम शांत रहिए, तब तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको शांत रहना है, और जो प्रोसीजर वहाँ पे होती है, जो FMGE एग्ज़ाम सेंटर में जो प्रोसीजर होती है वो करके आपको अंदर जाना है और एग्ज़ाम सॉल्व करनी है, बस। तो ये चीज़ थी जो मैंने पूरी करी थी, जो मैंने आपको पूरे टाइमलाइन के साथ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज,
मैं अभी नोट्स का कुछ आपको बताना चाह रही हूँ कि है ओके, कोचिंग से नोट्स मिलते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो उसमें भी नोट्स मिलते हैं, बट आप अपने एक ईजी वे के लिए नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि सारे फर्स्ट चीज़ किस में सब में क्राइटेरियाज लिखेंगे कि किस में कौन से क्राइटेरिया आते हैं, ये चीज़ आप लिख सकते हो, राइट। सेकेंड चीज़, आप ट्रायर्ड्स के लिए नोट्स बना सकते हो। तो मैंने भी ट्रायर्ड्स के लिए नोट्स बनाए थे, ठीक है। जैसे कौन से ट्रायर्ड्स हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ती थी जो भी मेरे ट्रायर्ड्स आते थे उसके लिखती थी, कोई भी क्राइटेरिया आता है ओके। जैसे कि मेडिसिन में काफ़ी क्राइटेरिया थे, तो वैसे क्राइटेरिया आप लिख सकते हो, किस किस चीज़ में कौन से क्राइटेरिया यूज़ होते हैं। तो इससे भी काफ़ी हेल्प होता है। तो कुछ ट्रायंगल्स होते हैं जैसे बाउंड्रीज, जैसे इस बार के एफएमजी में उन्होंने बोला था कि जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है उसके क्या बाउंड्रीज है, तो ऐसे कहीं जो बाउंड्रीज भी होते हैं तो उसके आप लिख सकते हैं, ऐसे वाइट पेपर में आप ऐसे लगा सकते हैं कि कोई बाउंड्री, ट्राइंगल ऑफ पेन, ऐसे जो ट्राइंगल्स होते हैं उसकी काफ़ी बाउंड्रीज होते हैं, फिमोरल ट्राइंगल्स है उसकी बाउंड्रीज होते हैं, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ इसकी ये बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज है। जैसे कि अभी एफएमजी में क्वेश्चन आया था अभी जनवरी के एमसेल्स क्राइटेरिया के बारे में पूछा गया था। सो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ऑप्ट करते हैं तो जैसे मैंने, तो अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको अच्छी जगह, मतलब पास, कोचिंग के पास में भी मिल रहा हो और लाइब्रेरी के पास में भी मिल रहा हो, कोई फ्लैट या पीजी, तो आप प्लीज़ वो लें, क्योंकि काफ़ी इजी था मेरे लिए, काफ़ी इजी हुआ क्योंकि मैंने राइस के पास में ही मेरा रूम था और उसके बाद मेरे रूम के नीचे ही मेरा लाइब्रेरी था, ठीक है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी टाइम ये हुआ। बट यहाँ आप कोई भी लाइब्रेरी लगाओ, क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी में बैठोगे तो इट इज़ अ कंपल्शन फॉर द पर्सन टू, मतलब लेजीनेस नहीं होता है क्योंकि और भी बहुत लोग पढ़ रहे होते हैं, तो आप वैसे मतलब उनको देख के ही आपको एक ये होता है कि यहाँ आपको भी पढ़ना है, उनको करना है, तो ये है कि आप लाइब्रेरी लगाओ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मेरा ये था कि मेरे घर रूम के पास में ही लाइब्रेरी था, तो मैंने वही लाइब्रेरी लगा ली थी। एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन। तो अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो हमको क्या करना चाहिए, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं किया था, क्योंकि इंस्टाग्राम से, मतलब रील्स से आप रील्स देखते तो उसके वजह से थोड़ा सा आपको होता है प्रॉब्लम, राइट। आई ऑल्सो एक्सेप्ट इट, बट मेरी इसमें भी एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी थी जो आपको शायद अच्छी लगे। तो एज आई सेड कि मेरा जो ये था, दैट इज़ मेरा जो रूम था वो लाइब्रेरी के ऊपर ही था जस्ट। तो मैं क्या करती थी कि मैंने कभी भी इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं किया या कोई भी सोशल मीडिया कुछ भी मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया, बट या आई वॉज इनएक्टिव इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 6 मंथ्स में इनएक्टिव थी, ये बात है। बट मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया, और जब भी मैं कभी कभार देख भी लेती थी इंस्टाग्राम, रील्स भी देख लेती थी कभी कभार। सो ये मैंने क्या किया था उस वक्त, मैं क्या करती थी कि मेरा रूम तो ऊपर ही था, तो मैं अपना फ़ोन ऊपर रख के फिर नीचे अपने लाइब्रेरी चली जाती थी। तो क्या है कि एक तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। सो एंड इफ़ यू हैव टू सी, अगर कोई वीडियो देखना है या MCQ सॉल्व करने थे, मैं अपना टैब लेके जाती थी, ठीक है। तो आप टैब या iPad कुछ भी है वो आप ले सकते हो। तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आप अपना स्टडी मटेरियल अलग डिवाइस पर रखें और अपना जो सोशल मीडिया है, कॉन्टैक्ट से अपने अलग डिवाइस पर रखें, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो ये एक डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि मैंने अपना जो मोबाइल था वो मैं अपने रूम पे ही छोड़ के आ जाती थी, और जब मेरा ब्रेक होता था, जिसकी मैं जब ब्रेक लेती थी तब मैं जाती थी और रूम को थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ कर लेती थी। वो तो मेरा ब्रेक टाइम रहता था, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई थी अपने लिए टू रिमूव द डिस्ट्रैक्शन थिंग, ओके। ताकि अगर किसी का कॉल वॉल भी आता है तो फोन रूम में होता है, तो हमको उस चीज़ की भी डिस्टर्बेंस नहीं होती, राइट। सो ये था मेरा डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट। तो आई रियली होप कि आपको ये सारी स्ट्रेटजी यूजफुल हो एंड आपको कुछ तो हेल्प हो इन सब में, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप यू विल पास विद द फ्लाइंग कलर्स, एंड माई ऑल बेस्ट विशेज आर फॉर यू। एंड आपको सच में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। एंड या थैंक यू सो मच, एंड आपसे फिर मिलूँगी, बाय।